प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है। इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इस एसी सोर्स से जो ईएमएफ आ रहा है वो होता है V = V0 sin ओमेगा टी, या आप कह सकते हो E = E0 sin ओमेगा टी। क्योंकि ये एसी सोर्स हमने कनेक्ट किया है और एसी सोर्स में जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। कभी करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, कभी करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। हम सपोज करते हैं कि करंट आई इस सर्किट में इस डायरेक्शन में चल रहा है फॉर एनी इंस्टेंट we suppose that the current I flow in this circuit in this direction, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में फॉर एनी इंस्टेंट। क्योंकि एसी सोर्स में करंट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, कभी इस डायरेक्शन में चलेगा, कभी इस डायरेक्शन में। हमने सपोज किया कि इस डायरेक्शन में चल रहा है फॉर एनी इंस्टेंट, तो उस वक्त ये फेज नेगेटिव होगा और ये फेज पॉजिटिव होगा इस एसी सोर्स का। और हमने इससे पहले भी पढ़ा है जब भी किसी इंडक्टर के थ्रू कोई करंट पास हो जाए तो इस इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो सेल्फ इंडक्शन यानी इसमें इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। से ई बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। तो अभी हमने कहा ये है हमारे पास ईएमएफ जो इस एसी सोर्स से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। द इंस्टेंटेनियस value of EMF, alternating EMF, is V = V0 sin omega t. See, this is our equation first. अब जो ये हमारे पास ये सर्किट है, ये एक क्लोज्ड सर्किट है, तो इसको हम कहेंगे एक क्लोज्ड लूप है। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD। तो इस क्लोज्ड सर्किट पे, इस क्लोज्ड लूप पे हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ या KVL जिसको कहते हैं, या किर्चॉफ्स लूप रूल भी कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है हमें, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL या किर्चॉफ्स लूप रूल क्या कह रहा है, द algebraic sum of changes in potential around a closed loop is zero. The algebraic sum of changes in potential around a closed loop, यानी इसमें जितने भी पोटेंशियल्स है या EMFs है, इन सब का algebraic sum जो होता है वो 0 के बराबर होता है। मगर यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशंस लेने पड़ते हैं। इन साइन कन्वेंशंस हम लूप लेंगे, लूप मानते हैं हम ABCDA, यानी ए से स्टार्ट किया वापस ए पे आए तो लूप हमारा है ABCDA, यानी ये हमारा पाथ है, ऐसे हम चल रहे हैं। तो पाथ हमें कंसिडर करना है, तो फिर हम साइन कन्वेंशंस लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये हमारा EMF है, ये सोर्स जो हमारा है, तो हम यहाँ D से A की तरफ आ रहे हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। तो जब हम लोअर से पोटेंशियल की तरफ आएंगे तब जो ये EMF होगा इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव। अब अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ,
तब जो इस EMF है इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। मगर हमारा पॉथ जो है, जो हमने लूप लिया ABCDA, तो D से A की तरफ आ रहे हैं, यानी नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव। और फिर ज़रा इस EMF की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं है, तो यहाँ पर फिर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे। तो हम कहेंगे अगर जो हमारा पॉथ है और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है, तब इस EMF का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब अगर हमारा पॉथ जो है वो इस डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट है, तब ये EMF पॉजिटिव होता है। अब अगर हम यहाँ पर अपना पॉथ देखेंगे, हम B से C की तरफ चल रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी वही है, यानी हमारे पॉथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो जो इस EMF का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। Therefore by KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ या किर्चॉफ्स लूप रूल भी कहते हैं उसको, यानी इनका सम जो इसमें EMF से किसी क्लोज्ड लूप में उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है, मगर हमें साइन कन्वेंशंस लेने हैं। अभी हमने कहा हम नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इस पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सो V प्लस यहाँ पर हमारा अब जो पाथ है और जो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ये सेम है, एक ही डायरेक्शन में है हमारा पाथ की डायरेक्शन और इस करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये जो होगा ये EMF ये नेगेटिव होगा -E, यानी इन सब का सम है 0। यहाँ पर हमारे पास दो ही EMF थे, एक ये सोर्स था और एक ये था, which implies that V is minus E, plus into minus is minus, V minus E is equal to 0 implies that V is equal to E। हमारे ये जो E है, this is the induced EMF। जो अभी हमने कहा किसी इंडक्टर के थ्रू, किसी कॉइल के थ्रू जब करंट पास होता है तो उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। इस इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में। वी नो बट इंड्यूस्ड EMF E is equal to L di by dt, where L is the inductance of the inductor, जो हमने पहले ही सपोज किया, L be the inductance of this inductor and I is the current flowing through this circuit, then di by dt is the rate of change of current। अब जरा E का वैल्यू यहाँ पर देंगे, which implies that V is equal to, E के बदले हम लिखेंगे L di by dt। say this is our equation second। so from first and second, अगर first equation हम देखेंगे that is V is equal to V naught sin omega t, and second equation is V is equal to L di by dt, यानी इसका लेफ्ट हैंड और इसका लेफ्ट हैंड इक्वल है, so their right hand sides are equal। so from first and second, from equation first and second we have L di by dt is equal to V naught sin omega t। हमें I चाहिए, हमें करंट की इक्वेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन चाहिए, इसलिए di को यहीं रखेंगे, इनको वहाँ शिफ्ट करेंगे, जब L वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जब dt वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, which implies that di is equal to di यहीं रहा V naught by L sin ओमेगा t dt। मगर हमें करंट चाहिए, करंट की इक्वेशन चाहिए, तो वो कब आएगा, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा dl इंटीग्रल di इंटीग्रल di इज इक्वल टू, ये जो V नॉट बाई L जो है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल में साइन ओमेगा t आएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन ओमेगा t की, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन। सो I di की इंटीग्रेशन है I, इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू V नॉट बाई L, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा t
डिवाइडेड बाय हो जाएगा ओमेगा। ये हम जानते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा हो, साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, मगर अब थीटा के बदले अगर 2 थीटा होता तो जो ये 2 थीटा है या 2t है उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है वो डिवाइड में होती है। अब अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते तो वो डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा हो तो 2 थीटा की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा। जो थीटा यहाँ पर है एंगल जो है वो 2 थीटा है तो 2 थीटा की डिफ्रेंसिएशन 2 होती है तो cos 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 तो साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी तरह साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई दिस ओमेगा। यहाँ 2 था तो वो डिवाइड होगा, यहाँ पर ओमेगा है तो वो डिवाइड होगा, यानी ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन डिवाइड हो जाती है। अब अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी डिफ्रेंसिएशन ओमेगा टी की वो ओमेगा तो ओमेगा से हम मल्टीप्लाई करते, विच इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा को बाहर लाएंगे ओमेगा एल और माइनस को भी बाहर लाएंगे माइनस, तो ये बन गया कॉस ओमेगा टी। मगर जो हमारी इक्वेशन होती है करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट की, वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी वो साइन में होती है, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस को। और हम जानते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, या साइन पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2, अगर यहाँ एंगल देखेंगे वो है ओमेगा टी, तो साइन 90 माइनस थीटा, सो इट इज कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी के बदले हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, विच इम्प्लाइज दैट I is equal to minus V naught by omega L sin of pi by 2 minus omega t। मगर ये जो ओमेगा टी है ये हमें हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये कब पॉजिटिव आएगा? अब अगर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे या यहाँ से माइनस कॉमन ले आएंगे, दोनों सूरतों में पॉजिटिव बनेगा। हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ थीटा नेगेटिव है, ये माइनस हम बाहर ला सकते हैं, ये बन जाएगा माइनस साइन, यानी थीटा फिर पॉजिटिव बनेगा। या इसी माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। वही हुआ यहाँ पर, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनेगा, या इसी माइनस को अंदर ले जाएंगे उससे इस एंगल को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बन जाएगा। तो एक ही बात है, आप माइनस कॉमन लीजिए या इस माइनस को वहाँ ले जाइए। चलिए इसी माइनस को वहाँ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव वी नॉट बाई ओमेगा एल बना साइन ऑफ, तो इस एंगल को मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से, उससे ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो हम पहले पॉजिटिव लिखेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मगर जो हमारी इक्वेशन होती है वो इस तरह होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट, यहाँ पर है ओमेगा वी नॉट बाई ओमेगा एल। ये जो ओमेगा एल ये इक्वल होता है एक्स एल के बराबर, हम लिखेंगे वी नॉट बाई एक्स एल। असल में एक्स ही लिखते हैं, इसको कहते हैं रिएक्टेंस, मगर जब एल साथ रखेंगे तो फिर कहते हैं इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर हम एक्स सी लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो कैपेसिटर का होता है, इंडक्टर का एक्स एल लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज सेम एज रेजिस्टेंस। अभी इस पर बात करेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वायर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एल के बदले हमने एक्स एल लिखा, इसको कहते हैं इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको
कहते हैं एक्स एल को। अगर सिर्फ एक्स जो है, एक्स को कहते हैं रिएक्टेंस, मगर जब हम एल लिखते हैं दैट मीन्स इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अगर हम एक्स सी लिखते then it is called capacitive reactance. This is same as that of the resistance in resistor. जब resistor है उसमें कोई resistance होती है, इसी तरह इंडक्टर में reactance होती है, यानी ये भी अपोज करता है। It also opposes the flow of alternating current. ये reactance जो है ये flow of current को अपोज करता है, जिस तरह सेम एज इस तरह रेजिस्टर में रेजिस्टेंस अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को, इसी तरह ये जो रिएक्टेंस है ये अपोज करती है करंट को, करंट के फ्लो को। मगर किस में? इंडक्टर में। वहां पर हम रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। यानी ये जस्ट लाइक रेजिस्टेंस ही है, और हम रेजिस्टेंस यहाँ नहीं कहते, सो कहते हैं रिएक्टेंस। हमारे इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट ऑल्सो अपोजेस द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमने एक्सएल लिखा, मगर हमें क्या चाहिए? आई नॉट। हमें आई नॉट चाहिए। जैसे अभी हमने कहा दिस एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, तो वी बाई और क्या होता है? वो आई होता है, वो हम जानते हैं। तो आगे चलते हैं। I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर अब हमें यह आया एक्स एल इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारी इक्वेशन है जो यहाँ पर थी। इस एक्स एल को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखिए अभी हमने कहा इट इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। जिस तरह रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह इंडक्टर में रिएक्टेंस होती है, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। हमें यहाँ आई नॉट चाहिए था। हम जानते हैं वी बाई और जो होता है, वी बाई और जो होता है ये आई के बराबर होता है। तो इसका मतलब वी नॉट बाई और जो होगा वो आई नॉट के बराबर होगा। तो इसी तरह वी नॉट बाई एक्स एल जो है ये भी आई नॉट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो ये एक्स एल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज जस्ट लाइक द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर। रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह ये एक्ट करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट ऑल्सो अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो हम वी नॉट बाई एक्स एल के बदले आई नॉट अब लिख सकते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 से दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में देखेंगे। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो जरा इनके फेजेस की तरफ देखेंगे। इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी इसके फेज से ये 90 डिग्री कम है। माइनस पाई बाई 2 माइनस 90 डिग्री, यानी जो इसका फेज है वोल्टेज का, पोटेंशियल का या ईएमएफ कहेंगे, उसका जो फेज है उससे करंट का फेज जो है वो 90 डिग्री कम है। So we say that the alternating current lags behind EMF by 90 degree. ये जो alternating current है it lags behind 90 degree पाई बाई 2 EMF से ये कितना पीछे है? 90 डिग्री। या इन अदर वर्ड्स we say EMF या वोल्टेज या पोटेंशियल जो भी आप कहेंगे, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। यानी ईएमएफ जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे है, यानी इनकी फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो ज़रा हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मोड ऑफ फेज ऑफ ईएमएफ, फेज ऑफ ईएमएफ
माइनस फेज ऑफ करंट। तो फेज ऑफ ईएमएफ अगर हम देखेंगे, फेज ऑफ ईएमएफ हमें ओमेगा टी है, माइनस फेज ऑफ करंट क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मोड ऑफ। तो मोड ऑफ ओमेगा टी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बनेगा, ओमेगा टी कैंसल, सो इट इज पाई बाई टू। तो सो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज pi by 2, 90 degree. So we say the alternating current lags behind EMF by 90 degree, or we say EMF leads the current by 90 degree. यानी इनमें 90 डिग्री की डिफरेंस है, यानी वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे है करंट से। जब हम कोई एसी सोर्स किसी इंडक्टर के साथ कोई एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे या किसी इंडक्टर के थ्रू कोई एसी सोर्स पास करेंगे, तो उस वक्त जो वहाँ पर ईएमएफ होगा, पोटेंशियल होगा, वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, यानी उसका फेज उससे 90 डिग्री ज़्यादा है, यानी फेज डिफरेंस यहाँ 90 डिग्री है। तो ज़रा अब इसकी फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम हमारे पास दो इक्वेशन है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जो भी हमने डिराइव की है। तो फेजर डायग्राम के लिए हम यहाँ से एक्स एक्सिस लेते हैं और यहाँ से वाई एक्सिस लेते हैं। ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ज़रा हम पहले पोटेंशियल की बात करेंगे। यहाँ पर एंगल क्या है, ओमेगा टी, यानी ये जो पोटेंशियल है, ईएमएफ है, ये कोई एंगल बनाता है ओमेगा टी। तो हम सपोज करते हैं ये पोटेंशियल है जिसका ये पीक वैल्यू है, दिस एरो इंडिकेट्स द पीक वैल्यू। जो इसका पीक वैल्यू है इस पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल या ईएमएफ इस एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है ओमेगा टी। मगर हम किस डायरेक्शन में, जब भी हमें पॉजिटिव एंगल हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं। जब भी हमें पॉजिटिव एंगल बनाना हो, जब हम नेगेटिव एंगल बनाएंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से एक्स एक्सिस से 90 डिग्री चलना था, तो पॉजिटिव 90 डिग्री, तो हम इस तरह चलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज। 180 चलना तो इस तरह बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो वो एंगल पॉजिटिव होता है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो उस वक्त एंगल 90 डिग्री नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे एक्स एक्सिस से, और जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे उस वक्त एंगल नेगेटिव होगा। फिर मैं कहूँगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे उस वक्त एंगल पॉजिटिव होता है, जब हम क्लॉकवाइज में चलेंगे उस वक्त एंगल नेगेटिव होगा। एंटी में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल। तो ये पॉजिटिव एंगल था, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज में चले। तो हमने कहा ये वोल्टेज है, पोटेंशियल है, इसने कोई एंगल ओमेगा टी बनाया एक्स एक्सिस के साथ। अब अगर करंट का एंगल देखेंगे, उसका फेज देखेंगे, वो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी इस एंगल से ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है, ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है। ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यानी इस एंगल से 92 डिग्री कम है। अब ये जो पोटेंशियल है उसने ओमेगा टी बनाया, यानी यहाँ से यहाँ तक एंगल है ओमेगा टी, इससे 90 डिग्री कम, यानी यहाँ से अब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री मानते हैं हम। ये हम आई नॉट मानते हैं इसका पीक वैल्यू, यानी यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले 90 डिग्री, यानी इन दो के दरमियान एंगल 90 है। थोड़ा सा नीचे लेंगे
90 लगना चाहिए, ये मुझे लगता है ये 90 डिग्री है इस और इसके दरमियान। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम वहाँ से आए, क्योंकि ये जो करंट का एंगल है वो वोल्टेज के एंगल से 90 डिग्री कम है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इट लीड्स बाय 90 डिग्री, ये वो करंट से 90 डिग्री आगे हैं, एंड दिस लैग्स बाय 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कम है, पीछे है उससे। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर ओमेगा टी है तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री उससे कम है, तो हम ये एंगल कहेंगे, ये जो ये एंगल है दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दिस एंगल, ये जो आई बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी उस एंगल से 90 डिग्री कम है, यानी ये होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये वाला एंगल, यानी इन दो के दरमियान है 90 डिग्री एंगल। और ये अगर ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है, यानी इन दो के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, इनकी डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री है। दिस इज द फेजर डायग्राम। और यहाँ पर एक बात का और खास ख्याल रखना, मैंने जो ये लाइन ली पोटेंशियल की तो ये लंबी ली और करंट की कम, यानी इसका पीक वैल्यू इससे ज़्यादा है, और वो होता है क्योंकि करंट जो होता है दैट इज़ V बाई आर, यानी जब हम पोटेंशियल को EMF को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से तब जाके करंट का वैल्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं से पोटेंशियल इज 8 वोल्ट और हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो जब हम डिवाइड करेंगे वो गेट करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, तो करंट हमारा 4 एम्पियर आया, मगर उस कब जब पोटेंशियल था 8 वोल्ट, इसका मतलब पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है करंट से, इसलिए हम ये लाइन लंबी लेते हैं, ये लाइन छोटी, यानी इसका पीक वैल्यू ज़्यादा है, इसका पीक वैल्यू कम है। दिस इज़ द फेजर डायग्राम। यहाँ से भी हम इनके प्रोजेक्शंस भी निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब हम वेव डायग्राम पे आएंगे। वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये ओमेगा टी मानते हैं इस साइड हम मानते हैं V एंड I, पोटेंशियल भी और करंट भी। हमारे पास इक्वेशंस है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो देखिए पहले वोल्टेज की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे। जब हम ओमेगा टी मानते हैं 0 है तो साइन 0 इज 0, V नॉट 0 इंटू 0, तो उसका मतलब V का वैल्यू 0 है। तो जब टाइम 0 है, t 0 है, तो उस वक्त V का वैल्यू 0 है। तो जब ये कब मैक्सिमम होगा, व्हेन ओमेगा टी इज पाई बाई टू, जब पाई बाई टू होगा, साइन पाई बाई टू इज 1, साइन 90 इज 1, सो V नॉट इंटू 1 इज V नॉट, तो V का वैल्यू V नॉट बन जाएगा कब, जब ये पाई बाई टू होगा, यानी इसका मतलब पाई बाई टू पे ये पीक पे होगा, इसका पीक वैल्यू होगा पाई बाई टू पे पीक वैल्यू होगा, यानी ये पाई बाई टू होगा 90, थोड़ा इधर लिखूंगा मैं, ये पाई बाई टू वैल्यू है हमारे पास ये। तो यहाँ पर ये फिर 0 पे आया, तो कब 0 होगा, जब इसका वैल्यू पाई होगा 180, साइन 180 0, 0 इंटू V नॉट दैट इज 0, तो V का वैल्यू 0 होगा। कब ये 0 होगा, जब ये पाई होगा 180 होगा। तो फिर कब ये फिर पीक इसका वैल्यू होगा, जब हम 270 देंगे, तो 270 पे इसका वैल्यू -1 है, तो ये है 270 यहाँ पर, तो उस वक्त V का वैल्यू पीक है, V नॉट है, इस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका पीक वैल्यू है, फिर यहाँ पर 0 है, इसके बाद फिर इसका पीक आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF है उस का ग्राफ, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ये है, यानी ये उसकी वेव है, साइन वेव है। अब जब करंट की बात करेंगे, तो जब हम 0 लेंगे, जब यहाँ पर हम 0 एंगल लेंगे,
तो 0 माइनस पाई बाई टू दैट इज माइनस पाई बाई टू, यानी इस तरह बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हमारे पास इक्वेशन है, जब ये 0 देंगे तो हमारा I बनेगा आई नॉट साइन ऑफ 0 माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू एंड साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो ये माइनस आई नॉट बनेगा। तो इसका मतलब आई का वैल्यू पीक होगा मगर नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइड में, यानी नीचे इस तरफ। और अभी मैंने कहा इसका वैल्यू जो होता है इससे कम होता है, इसका पीक वैल्यू करंट का वोल्टेज से या पोटेंशियल के पीक वैल्यू से कम होता है, इसलिए हम अगर ये इतना लंबा ले आइए उससे थोड़ा छोटा ही लेना। तो यहाँ पर हमारा आई होगा 0 के वक्त, यहाँ पर माइनस आई नॉट, यानी इस वक्त इसका मैक्सिमम होगा। तो जिस वक्त इसका मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाई टू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, पाई बाई टू है ये, पाई बाई टू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है किसका, पोटेंशियल का। जरा करंट का क्या होगा उस वक्त जब पाई बाई टू देंगे हम, जरा अब हम पाई बाई टू देंगे यहाँ वैल्यू, तो देखते क्या आता है। आई नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी पाई बाई टू देंगे माइनस पाई बाई टू, तो ये 0 बनेगा, इसका मतलब आई बनेगा 0, 0 इन साइन 0 इज 0, 0 इन आई नॉट दैट इज 0, तो इसमें पाई नॉट पे इसका वैल्यू 0 होगा, यानी यहाँ पर 0 होगा, ये 0 होगा। अब पाई पे क्या होगा जब पाई देंगे, अब यहाँ पर पाई देंगे, तो जब पाई देंगे ये बनेगा आई नॉट साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, नहीं पाई बाई टू बनेगा प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1, तो ये आई नॉट बनेगा, यानी ये यहाँ पर आएगा मैक्सिमम होगा, तो पाई पे ये मैक्सिमम होगा, यानी इस तरह चलेगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। फिर जब हम 360 पे इस 270 पे देंगे तो उस वक्त ये 0 होगा। जब फिर पाई पे देंगे 2 पाई पे, तो 2 पाई पे ये मैक्सिमम होगा और फिर जाके ये फिर 0 बन जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास करंट का ग्राफ है ये वाला, दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो देखिए क्या है, जब ये 0 था उस वक्त करंट पीक पे था, जब पोटेंशियल पीक पे है तो करंट उस वक्त 0 है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल 0